हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्थानम आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करना शुरू कर दिया है। जो इसका पहला सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे रखा है, यू कैन वॉच इट। ये इस सीरीज़ का सेकंड सेट है जिसमें हम 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करते हैं। और आपको जो है एक टाइमर दिया होता है ताकि आप रियल टाइम में जो है प्रैक्टिस कर पाएँ इन क्वेश्चंस की। तो चलिए देख लेते हैं कि आज सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड। ये क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट क्वाड, QUAD क्वाड। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं और इनका एजेंडा क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सैलिनिटी लेवल इन ओशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सैलिनिटी को डिटरमाइन करने के लिए ओशन में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एजाइल फ्रेमवर्क के बारे में कि ये क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा तो यहाँ पर एक 15 से 20 सेकंड का जो है टाइमर दे रखा है, ये ऑन हो जाएगा। इस बीच जो है आपको आंसर को गैस करना है। तो जो ये क्वेश्चन है, इट इज़ अ टर्म एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन टेस्ट। ये अभी न्यूज़ में रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ होती है। ऑप्शन ए इज़ आरबीआई रेगुलेशन और प्राइवेट बैंक्स। सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए। सी इज टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्टेट एक्शन अगेंस्ट एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। और ऑप्शन डी, कर्बिंग न्यूक्लियर वेस्ट प्रोलिफरेशन। चलिए दोस्तों, आप इसका आंसर गैस कीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपने जो है इसका आंसर गैस कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्टेट एक्शन अगेंस्ट एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन टेस्ट जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है, असल में ये एक कंटेंटेशियस डॉक्ट्रिन है जो कि इवॉल्व हुई है बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन सिरुर मठ केस इन 1954। तो ये 1954 में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, तो इसकी जजमेंट रही है ये सिरुर मठ केस के बारे में। तो इस केस के बाद ही जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो इवॉल्व हुआ था टू प्रोटेक्ट ओनली सच रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच वर एसेंशियल एंड इंटीग्रल टू रिलीजन। इसमें क्या होता है कि द कोर्ट रिक्वायर्ड टू डिस्टिल द एसेंस ऑफ ए रिलीजन टू सी वेदर ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस और एक्ट fall under the category of religion or not. फॉर एग्जाम्पल इन 1983 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था पुलिस पुलिस का डिसीजन टू डिसअलाउ तांडव। ये जो तांडवा जो है एक प्रैक्टिस है, एक रिचुअल डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है विद ए स्कल एंड ए नाइफ बाय आनंद मार्गी सेक्ट। आनंद मार्गी सेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था पुलिस को कि भाई ये जो रिचुअल डांस जो है ये पब्लिक प्लेस पर ना किया जाए। इसके अलावा आपने अभी रिसेंट में सुना होगा 2018 में एक जजमेंट आई थी अबाउट सबरीमाला केस। सबरीमाला केस, इसमें जो है मेजोरिटी ने रूल किया था कि दैट द बार ऑन एंट्री ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 जो है
was not an essential or integral part of the religion and also denied the status of a separate religious denomination of the devotee of Lord Ayappa। तो जो लॉर्ड अयप्पा का जो मंदिर था वहाँ पर जो है अयप्पा, इस मंदिर में असल में 10 से 15 ईयर तक की जो वुमेन्स थी उनकी एंट्री नहीं थी ड्यू टू रिलीजियस बिलीव्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना है कि भाई इनकी एंट्री जो है होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन ये था, लेकिन एक डिसेंडिंग जजमेंट थी जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि दे कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेशन एंड दैट द restriction on women of a particular group age is an essential part of their faith and is constitutionally protected। अभी रिसेंट में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में, तो यहाँ पर ये फिर से जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात आई है, तो इसलिए ये जो है काफ़ी ज़रूरी टर्म हो जाती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्टेट एक्शन अगेंस्ट एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड से रिलेटेड है। आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। The first statement is, it is a strategic security dialogue between the United States of America, इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो है एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है चार कंट्रीज़ के बीच में। इनमें एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरा इंडिया, तीसरा फ्रांस और चौथा ऑस्ट्रेलिया। जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द डायलॉग वाज इनिशिएटेड इन 2017 ड्यूरिंग एशियन समिट इन मनीला। मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है इसे देखिए, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, यहाँ पर ये देखिए फ्रांस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये क्वाड जो डायलॉग है ये किस किस के बीच में है, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चार कंट्रीज के बीच में है। तो यहाँ पर जापान होना चाहिए, तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द डायलॉग वाज इनिशिएटेड इन 2017 ड्यूरिंग एशियन समिट इन मनीला। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2017 में जो है असल में क्वाड 2.0 यानी कि जो क्वाड था उसको दोबारा रिवाइव किया गया था। तो इस तरीके से देखें तो हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, कि नाइदर वन नोर टू। तो चलिए थोड़ा सा क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो क्वाड जो है असल में उसका जो इंसेप्शन जो है वो 2004 की सुनामी से ही हो गया था। यहाँ पर एक सुनामी कोर ग्रुप करके एक इनिशिएटिव शुरू किया था, चार कंट्रीज थी उसमें जो है इंडिया था, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने जो है मिलके जो है एक सुनामी कोर ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन की थी टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ एक्टिविटीज़। लेकिन इसके बाद जो है ये सून इट इवॉल्व इनटू मोर लाइक जापान जो था, Japan was keenly interested to establish value-based connection in order to create create an arc of freedom and prosperity through the region. So Asian Summit जब हुई, एशियन समिट
2007 में जो है जापान ने propound किया ये आइडिया कि यहाँ पर फर्दर इंगेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वे काफ़ी कॉन्स्ट्रेन हो गए थे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इश्यू जो है वो अराइज होना शुरू हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसने विड्रॉ कर लिया था बाद में 2008 में। तो और इंडिया जो है, इंडिया भी काफ़ी वरीड था कि क्वाड में इम्पैक्ट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसीज। तो ये जो है 2017 तक जो है ये कम ही अटेंशन में रहा। तो उसके बाद जो है अब देखिए 2017 में जो है इसको दोबारा रिवाइव किया गया है फॉर अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक। तो ये जो टर्म है ना, आप ये याद रखिएगा, रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक, पैसिफिक। तो ये जो टर्म है ये मे बी ये पूछी जा सकती है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वाड से रिलेटेड है टर्म। तो जो अभी जो मार्च मार्च 2021 में एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी गई थी द स्पिरिट ऑफ क्वाड के नाम से। तो इसमें जो क्वाड मेंबर्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया था ए शेयर्ड विजन फॉर ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड ए रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। अगर आप देखें तो इनफॉर्मली जो है ये चाइना को जियोपॉलिटिकली जो है काउंटर करने के लिए जो है क्वाड जो है वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्वाड प्लस जो है, एक क्वाड प्लस के नाम से टर्म भी हो सकती है। तो ये क्या है असल में, मार्च 2020 में जो है जो क्वाड जो था उसने प्लेस किया था टू रिस्पॉन्ड टू कोविड 19। तो इन्होंने पहली जो है फर्स्ट क्वाड प्लस जो है मीटिंग जो है फर्स्ट क्वाड मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई थी। तो उसमें जो है न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम ये भी शामिल हुए थे। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड प्लस। चार तो वो हैं, प्लस में तीन ये कंट्रीज और, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड प्लस। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि क्वाड और क्वाड प्लस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंडोनेशिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। और दूसरी लिमिटेशन जो है वो ये है कि ये जो है रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक बात करते हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक का आइडिया क्या है इसके बारे में एम्बिग्यूटी है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं कि ये जो लेटेस्ट जो मीट हुई थी क्वाड की सितंबर सितंबर 2021 में। तो इसमें जो है क्वाड समिट जो है इसका फोकस रहा था टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कोविड 19 वैक्सीन। तो चलिए दोस्तों ये हुई क्वाड की बात। तो अब हम अपना नेक्स्ट जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। जो थर्ड जो एमसीक्यू है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि असल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जवाब देना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज़ द promulgation of the uniform civil code is a positive obligation and not duty of the state under article 44 of the constitution in the directive principle of state policy। The second statement है only central government is empowered to promulgate uniform civil code in India। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द प्रोमulgation ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन and no duty of state under article 44 of the constitution in the directive principles of the state policy। तो जो ये स्टेटमेंट है इट इज़ करेक्ट, क्योंकि देखिए जो टीपीएसपीज जो हैं दे आर नॉट इन्फोर्सेबल।
बाय एनी कोर्ट। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं, ऐसा जो है वो डीपीएसपीज के केस में नहीं है। दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए कि ये पॉजिटिव ओब्लिगेशन है, मतलब कि स्टेट जो है वो उसको ये लागू करना चाहिए लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं है ये। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू promulgate यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 12 जो है, इसमें स्टेट का मतलब क्या दे रखा है। इसमें स्टेट जो है इट इंक्लूड्स यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह हो गया, इवन जो लोकल अथॉरिटी जो है वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो स्टेट जो है वो काफ़ी ब्रॉडली डिफाइंड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही एम्पावर्ड है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरा एक ये देखिए कि 2019 में जो है ना एक जजमेंट आई थी, जोश जोश पाउलो कॉटिन्हो जजमेंट। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो गोवा जो था उसको एक एज ए शाइनिंग एग्जांपल ऑफ एन इंडियन स्टेट, जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है, उसको दिखाया था। तो ये जो कटआउट जो है असल में, ये असल में उसी से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि जो गोवा जो है उसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। ये असल में गोवा में जो सिविल कोड है वो असल में वो है पुर्तगीज सिविल कोड, सिविल कोड ऑफ 1867। तो यहाँ पर ये देखिए स्टेटमेंट कि यहाँ पर अगर जो गोवा का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि वहाँ पर जैसे यूसीसी जो है फॉर ऑल रिलीजियस डोमेन के लिए ये है, वहाँ पर कोई ट्रिपल तलाक का जो है कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर जो कोई मुस्लिम मैन जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड करता है मैरिज को गोवा में, तो वो पोलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि यहाँ पर देखिए ये अटेम्प्ट थे कई जगह जगह पे कि भाई यूसीसी जो है फ्रेम करना चाहिए, जैसे कि शाह बानो केस के लिए बोला था इन्होंने, और सरला मुद्गल केस में भी इन्होंने ये बोला था। तो लेकिन अभी अभी तक जो है यूसीसी जो है वो फ्रेम नहीं किया गया। तो ये बातें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जो ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असल में सैलिनिटी के बारे में बात करता है कि जो सैलिनिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तीन स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है टोरिड जोन्स हैज़ ए हायर सैलिनिटी लेवल देन द फ्रीजिड जोन। Second is ocean in the northern hemisphere record relatively lesser temperature than in southern hemisphere. Third is southern region of Caspian Sea has more salinity than the northern region. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपने जो है अपना आंसर जो है वो गैस कर लिया होगा। तो पहली स्टेटमेंट में देखिए टोरिड जोन्स हैज़ ए हायर सैलिनिटी लेवल देन द फ्रिजिड जोन। तो टोरिड जोन कौन क्या होती हैं और फ्रिजिड जोन क्या होती हैं, यहाँ पर देखिए जो ये वाला जो रीजन है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं हम टोरिड जोन। और ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल पे, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ओके, तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो सैलिनिटी है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ओशन करंट, इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। ऐसे ऐसे कई फैक्टर्स हैं, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिस पर सैलिनिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब देखिए, जो टेम्परेचर जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन है सैलिनिटी से। जहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर सैलिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो ये टोरिड रीजन जो है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए जो पहली जो स्टेटमेंट है, टोरिड जोन हैज़ ए हायर सैलिनिटी लेवल देन द फ्रिजिड जोन, तो ये पहली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली लेसर टेम्परेचर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, इसमें जो है लैंड मास बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिलेटिवली हायर टेम्परेचर रहता है एज कम्पेयर टू सदर्न रीजन के। और मैंने आपको बताया है कि जो पर्टिकुलर टेम्परेचर का जो है सैलिनिटी से जो है डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मतलब लेसर टेम्परेचर होता है, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अब थर्ड देखिए, सदर्न रीजन ऑफ द कैस्पियन सी हैज़ मोर सैलिनिटी देन द नॉर्दर्न रीजन। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसका रीजन जो है वो यहाँ पर देखिए आप, जो ये कैस्पियन सी है, सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इसके चारों तरफ हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक तो कैस्पियन सी की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, तो ये इनके आसपास की जो कंट्रीज जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अभी जियोपॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है। तो देखिए, जो कैस्पियन सी है इसके चारों तरफ एक तो रशिया है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो एक सैलिनिटी को डिटरमाइन करने का फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रशिया साइड से जो है वोल्गा रिवर, और यहाँ से ये रिवर, ये इसमें आ रही हैं। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया होगा, नॉर्दर्न एरिया, तो यहाँ पर सैलिनिटी जो है नेचुरली जो है वो लो होगी एज कम्पेयर टू सदर्न रीजन। तो एक तो ये पॉइंट, और जो सेकंड जो पॉइंट है वो जो है वो असल में डेप्थ भी, जो डेप्थ जो है वो भी रोल प्ले करता है सैलिनिटी को डिटरमिन करने के लिए। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी तो सैलिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो है वो डेप्थ जो है वो भी रोल प्ले करता है। जो नॉर्दर्न साइड जो है, जो नॉर्दर्न जो कैस्पियन सी है, ये शैलो शैलो वाटर है, जबकि जो सदर्न पार्ट जो है इसका, उसकी जो डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो सदर्न एरिया जो है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो एजाइल फ्रेमवर्क के बारे में है। ये अभी न्यूज़ में रहा था। तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ कंसिडर्ड हाईली एफिशिएंट फॉर गेटिंग वर्क डन। ये जो है एक फ्रेमवर्क है प्रोजेक्ट और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
सेकेंड इज इट इज़ फ्रेमवर्क एज पर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ये जो है फ्रेमवर्क वो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। थर्ड इज दिस फ्रेमवर्क वॉज बिहाइंड इंडियाज इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 शॉक। ये जो फ्रेमवर्क है ये इंडिया ने कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एजाइल फ्रेमवर्क के बारे में। जो एजाइल फ्रेमवर्क होता है, एजाइल जो है यहाँ पर एक अम्ब्रेला टर्म है। ये जो है असल में यहाँ पर कई अप्रोचेज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो उसके लिए यूज होती है। तो एजाइल फ्रेमवर्क में एजाइल फ्रेमवर्क असल में है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस प्लानिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट along with the other procedures for both the project and the applications। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि एजाइल फ्रेमवर्क है क्या। लेकिन ये देखिए कि जो एजाइल फ्रेमवर्क जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ नहीं होता, बल्कि ये फ्रेमवर्क जो है वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग जो है हमारी, उनके लिए भी यूज़ होता है। ये इनिशियली डेवलप किया गया था 2001 में। और इस ये जो है ये फ्रेमवर्क असल में 12 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कोलेब्रेशन, अडेप्टिंग टू चेंज, फीडबैक लूप्स, ब्रेकिंग प्रोजेक्ट सिलोज एक्सेट्रा कई प्रिंसिपल्स जो है शामिल है। तो जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड इज इट इज़ द फ्रेमवर्क एज पर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो इरेलीवेंट है और इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है असल में पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। तो इसका जो है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड इज दिस फ्रेमवर्क वाज बिहाइंड इंडियाज इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स टू द कोविड शॉक। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का था, उसमें भी इस फ्रेमवर्क को पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है यूज किया गया है अंडर एक्सट्रीम अनसर्टेनिटीज। और जो सर्वे की जो मेन थीम जो रही है वो भी असल में इसी से रिलेटेड है। ये जो फ्रेमवर्क है, इट वॉज बिहाइंड इंडियाज इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 शॉक। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इस तरह हमारे पास 1 और 3 जो है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने बताया कि जो एजाइल फ्रेमवर्क है असल में वो एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें कि अलग अलग जो फ्रेमवर्क्स जो हैं, जैसे कि स्क्रम फ्रेमवर्क, कानबन फ्रेमवर्क, ये अलग अलग तरीके के जो है फ्रेमवर्क्स जो हैं वो शामिल हो रखे हैं। स्क्रम फ्रेमवर्क है, इसको पॉपुलरली बोलते हैं द आर्ट ऑफ डूइंग ट्वाइस द वर्क इन हाफ द टाइम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो कानबन जो फ्रेमवर्क है, it is lightest agile framework and it is one of the fastest growing method for policy implementation and planning। तो सेकंड सेट को हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सेट में हम फिर से नए 5 क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।